जय हिंद दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है मनोविज्ञान शिक्षण के उद्देश्य से। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मनोविज्ञान शिक्षण। और शिक्षण का अर्थ हम लोग पढ़ लिए थे कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, और टीचिंग से बना है टीच। टीच का मतलब होता है सीखना। और जो शिक्षण जो है, शिक्षण बना है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में ड़ जुड़ जाने से शिक्षण बन गया है। और शिक्षण का मतलब होता है सिखाना, और टीच का भी मतलब होता है सिखाना। तो यह हम लोग पढ़ लिए थे। और पढ़े थे हम लोग शिक्षण के चर कितने होते हैं। शिक्षण के 3 चर होते हैं, और 3 चर में पहला चर है स्वतंत्र चर, दूसरा है आश्रित चर, तीसरा है हस्तक्षेपी या सहायक चर। तो स्वतंत्र चर में क्या आता है? स्वतंत्र चर में शिक्षक आते हैं, और आश्रित चर में विद्यार्थी आते हैं, और सहायक या हस्तक्षेपी चर में पाठ्यपुस्तक आता है। यह हम लोग पढ़ लिए थे। और पढ़े थे हम लोग शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा होता है मध्य संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा जो होता है पश्च संक्रियात्मक अवस्था। जो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था कि जो शिक्षक होता है क्लास में आने से पहले क्या करता है? पहले पाठ योजना का चयन करता है, फिर पाठ योजना का निर्माण करता है, सहायक सामग्री का चुनाव करता है, इसके बाद शिक्षण विधि का चयन करता है। कब करता है? क्लास के बाहर करता है। तो क्लास के जो बाहर यह काम करता है उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जब वो क्लास के अंदर आ जाता है तो क्लास के अंदर आने को बोलते हैं मध्य संक्रियात्मक अवस्था। मध्य संक्रियात्मक अवस्था में शिक्षक क्या करता है? कक्षा आकार की अनुभूति करता है, फिर प्रस्तुतिकरण करता है, कौशल का प्रस्तुतिकरण करता है, अपना निदानात्मक कार्य करता है, उपचारात्मक कार्य भी करता है। इसके बाद वो मूल्यांकन प्रश्न देता है, गृह कार्य देता है, क्लास में देता है। तो जो क्लास में यह सब कार्य करता है तो उसको बोलते हैं मध्य संक्रियात्मक अवस्था। और जब टीचर बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं पश्च संक्रियात्मक अवस्था। उसका मतलब होता है कि जब शिक्षक क्लास के बाहर जाता है तो अपने आप को मूल्यांकन करता है कि मैं कैसा पढ़ाया हूं, सही पढ़ाया हूं, गलत पढ़ाया हूं। इसके बाद उसकी वो प्रतिपुष्टि करता है। तो इतना हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना था मनोविज्ञान शिक्षण के उद्देश्य से। तो मनोविज्ञान शिक्षण के उद्देश्य का अब देखते हैं इसको। देखिए इसका वर्गीकरण, मनोविज्ञान शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया था? बीएस ब्लूम जी ने किया था। बीएस ब्लूम जी ने किया था, और इन्होंने 1956 ईस्वी में किया था। 1956 ईस्वी में मनोविज्ञान शिक्षण का उद्देश्य को वर्गीकरण किए थे। कौन किए थे? बीएस ब्लूम जी ने किए थे। और इन्होंने जब इसको वर्गीकरण किए थे तो उसको 3 भागों में वर्गीकरण किए थे। पहला भाग था ज्ञानात्मक उद्देश्य, और जो दूसरा उद्देश्य था वो दूसरा था बोधात्मक उद्देश्य। और जो तीसरा है वह है क्रियात्मक उद्देश्य। तीसरा जो है क्रियात्मक उद्देश्य है। जो बोधात्मक उद्देश्य है इसको हम भावात्मक उद्देश्य भी बोलते हैं। भावात्मक उद्देश्य। और जो क्रियात्मक है इसको बोल सकते हैं चेष्टात्मक उद्देश्य या कौशलात्मक उद्देश्य। समझ गए आप? अब देखिए मनोविज्ञान शिक्षण के उद्देश्य में वर्गीकरण कौन किए हैं? बीएस ब्लूम जी ने किया है 1956 ईस्वी में। और क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। और इसको शिक्षण के प्रकार भी बोलते थे। पहले इसके शिक्षण के नियम, पहले क्या था? यह शिक्षण का नियम था। यह शिक्षण का नियम था पहले, लेकिन बाद में यह चेंज होकर क्या बन गया? मनोविज्ञान
शिक्षण का उद्देश्य बन गया। और इसका वर्गीकरण किसने किया? बीएस ब्लूम जी ने किया है 1956 ईस्वी में। अब देखिए क्या हुआ कि ज्ञानात्मक और बोधात्मक क्रियात्मक इन तीनों उद्देश्यों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तीनों को अलग अलग बांट दिया गया है। जो पहला जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है इसको बांटा गया है 1956 ईस्वी में, इसको बांटे हैं बीएस ब्लूम जी ने। और जो बोधात्मक उद्देश्य भावात्मक उद्देश्य है इसको जो बांटे हैं ब्लूम एवं कैथवाल जी ने, 2 लोग मिलकर बांटे हैं 1964 ईस्वी में। और जो तीसरी प्रकार की जो उद्देश्य हम लोग का क्रियात्मक उद्देश्य को सिम्पसन जी ने 1969 ईस्वी में बांटे हैं 3 कैटेगरी में। तो अब उस कैटेगरी को हम लोग देख लेते हैं। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं मिटाता हूं, मिटाकर फिर अब आगे देखते हैं। तीनों प्रकार के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों प्रकार के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। देखिए जो पहला हमने बताया था, पहला था ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य को 1956 ईस्वी में ब्लूम जी ने बांटा था। किसने बांटा था? ब्लूम ने बांटा था। ब्लूम ने बांटा था। पहला था ज्ञान, इसमें ज्ञान के बाद बोध था, बोध के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण, इसके बाद संश्लेषण, इतना था। इसके ज्ञानात्मक उद्देश्य में 1956 ईस्वी में ब्लूम जी ने इसको बांटा था। और संश्लेषण के बाद एक और है बचता है, उसको बोलते हैं मूल्यांकन। अब तीनों कैटेगरीज को अब मैं लिख देता हूं, देखिए। इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं, लिख लूं पहले। और देखिए फिर ज्ञानात्मक के बाद जो बोधात्मक था, बोधात्मक उद्देश्य को ब्लूम और कैथवाल दोनों लोग 1964 ईस्वी में बांटे थे, 1964 ईस्वी में। और एक था लास्ट वाला क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य को सिम्पसन जी ने बांटा था। सिम्पसन ने 1969 ईस्वी में। समझ गया आप? देखिए इसको भी हम कैटेगरी वाइज कर दें, इसके बाद आपको हम समझाते हैं। देखिए मैंने तीनों कैटेगरी को उसका मैंने लिख दिया है। जो पहला था मैंने तो लिखा कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या था, 1956 ईस्वी में ब्लूम जी ने बनाया था, कैटेगरी वाइज किया था। मतलब किसके लिए? शिक्षक के लिए, बालकों के लिए नहीं, शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षक जो है उनके लिए किए थे। और कौन तीनों थे? ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या था 1956 ईस्वी में ब्लूम जी ने किया था ज्ञानात्मक, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य में शिक्षण जो शिक्षक है वो कैसे करेगा, बालकों को कैसे पढ़ाएगा? पहले ज्ञान देगा, मतलब बच्चों को पहले बोध कराएगा, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां देगा, ज्यादा से ज्यादा सूचना देगा। पहला जो बोध था इसमें ज्ञान में, इसके बाद बोध कराएगा। जब ज्ञान हो जाएगा, जब जानकारी उसके पास रहेगी, सूचना ज्यादा से ज्यादा रहेगा, तो बालक क्या करेगा? बोध करेगा। इसका मतलब बोध का यही मतलब है। और जो तीसरा जो है अनुप्रयोग, फिर उसका प्रयोग करेगा, सवाल में
प्रयोग करेगा। कौन करेगा? शिक्षक करेगा। किसके लिए? शिक्षार्थी के लिए। समझ रहे हो आप? ये ज्ञानात्मक उद्देश्य में अनुप्रयोग करेगा। फिर विश्लेषण करेगा। विश्लेषण मतलब पूरा उसको तोड़ तोड़ के एकदम अलग अलग कर देगा, किसी सवाल को एकदम विस्तार रूप से बताएगा। जैसे एक शीशा है, शीशा जब पटक जाता है तो टूट जाता है कई भागों में ना, उसी तरह किसी सब्जेक्ट को, अपने पाठ योजना को एकदम तोड़ मोड़ को एकदम अलग अलग करके बच्चों को अधिगम कराएगा। इसके बाद क्या करेगा? संश्लेषण करेगा। फिर उसको इकट्ठा करेगा। इकट्ठा जो संश्लेषण सुनने हैं ना कि प्रकाश पूरा फैला होता है और जो पौधे होते हैं संश्लेषण करते रहते हैं, उसी तरह जो सब्जेक्ट को पूरा फैला अलग अलग तोड़ तोड़ कर इसके बाद समझाने के बाद फिर उसको इकट्ठा करेगा। कौन करेगा? शिक्षक करेगा। इसके बाद मूल्यांकन करेगा। यह ज्ञानात्मक उद्देश्य ब्लूम जी ने दिया है, शिक्षण के उद्देश्य है। यह क्या है? शिक्षण का उद्देश्य को 3 कैटेगरी में बांटे हैं। तो पहला कैटेगरी यही था, ज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरी कैटेगरी है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य को 1964 ईस्वी में बीएस ब्लूम और कैथवाल जी ने इसको कैटेगराइज किए थे। और इसमें क्या की है? आग्रहण, अनुक्रिया कराना, बच्चों से अनुक्रिया कराना और अनुमूल्यन, इसके बाद उसको विचार करवाना, इसके बाद व्यवस्थित रूप से व्यवस्था। तीसरा है चरित्र निर्माण। इसके बाद चरित्र निर्माण करेगा। कौन करेगा? शिक्षक करता है, बालकों का करता है चरित्र निर्माण। और क्वेश्चन आ जाएगा कि चरित्र निर्माण, जो चरित्र निर्माण है शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? कौन सा उद्देश्य है? क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा ना कि जो चरित्र निर्माण है शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो बोधात्मक उद्देश्य है। समझ गए? तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। व्यवस्था कौन सा उद्देश्य है? बोधात्मक उद्देश्य। अनुमूल्यन क्या है? बोधात्मक उद्देश्य है। अनुक्रिया कराना क्या है? बोधात्मक उद्देश्य है। और आग्रहण करवाना यह भी बोधात्मक उद्देश्य है। उसी तरह ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब अधिक से अधिक जानकारी देना, अधिक से अधिक सूचना देना बालकों को, वही तो ज्ञान है। और बोध कराना, उस ज्ञान जो आप जानकारी दिए हैं उसके बारे में उसको बताना क्या चीज है, वो चीज बोध करवाना। इसके बाद उसका अनुप्रयोग करवाना। ये सब क्या है? ये सब है ज्ञानात्मक उद्देश्य है। लास्ट में है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य को सिम्पसन जी ने 1969 ईस्वी में कैटेगरीवाइज किए हैं। इसको बताए हैं कि पहले जो कार्य कैसे कराएंगे, कार्य कराना, पहले उद्दीपक पेश करेंगे। आप लोग को मैं पढ़ाया हूं उद्दीपक के बारे में ना, उद्दीपक से करवाए थे। तो वही उद्दीपक, फिर कार्य करवाएंगे, उद्दीपक देकर कार्य करवाएंगे। इसके बाद नियंत्रण रखेंगे, किसके ऊपर? बालकों के ऊपर। कौन रहेगा? शिक्षक रखेगा। और समायोजन तरीके से, बढ़िया ढंग से, स्वाभाविक, और जब यह समायोजित उसके अंदर करवा देंगे तो उसको क्या करेंगे? उसके स्वभाव में ला देंगे। जब किसी के स्वभाव में कुछ चीज आ जाती है तो वो क्या बन जाता है? आदत। आदत डालना, जब स्वभाव में कोई चीज आ गई तो वो क्या हो गया? वही चीज आदत हो गया। ये तीनों जो है, तीनों प्रकार के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनाकर जरूर पूछता है। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नेक्स्ट है शिक्षण के स्तर। देखिए शिक्षण के स्तर के में जो स्मृति स्तर है, पहला जो स्तर है ना स्मृति स्तर, पहला स्मृति स्तर। और इसी स्मृति स्तर को क्या बोला जाता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो हम लोग पढ़े हैं, उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, इसी को स्तर में बांटा गया है। देखिए जो स्मृति स्तर का, जो स्मृति स्तर जो है उसमें जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है ना, ज्ञानात्मक उद्देश्य किस स्तर में आता है? स्मृति स्तर में आता है, क्योंकि इसी में बोध कराया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, इसी में दिया जाता है सब ना। तो यह क्या है? स्मृति स्तर का उद्देश्य है। स्मृति स्तर में ज्ञानात्मक उद्देश्य है। और इसको कौन किए थे? इसको बोला जाता है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का उपयोग। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का उपयोग किस में हुआ है? ज्ञानात्मक उद्देश्य में हुआ है। समझ रहे हो आप? यह ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब दूसरा है बोध स्तर। बोध स्तर में क्या है? बोधात्मक उद्देश्य। जो हम लोग उद्देश्य पढ़े हैं बोधात्मक उद्देश्य को, उसी को बोध स्तर बोला गया। क्या बोला गया है? बोध स्तर। अब बोध स्तर में जो है
शिक्षण का स्तर हम लोग पढ़ रहे हैं ना। शिक्षण के स्तर में जो दूसरा स्तर है बोध स्तर है। अब बोध स्तर का मतलब होता है बोधात्मक उद्देश्य। जो उद्देश्य है हम लोग का सेकेंड वाला जो उद्देश्य है वही सेकेंड वाला स्तर बन गया है। क्या बना है? बोध स्तर बना है। और इसको किसने किया है? मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग इसी में किया गया है, इस बोधात्मक उद्देश्य में। और व्यवहार या चिंतन का स्तर, व्यवहार या चिंतन का स्तर जो तीसरे टाइप का जो स्तर है हम लोग का व्यवहार या चिंतन का स्तर, उसको बोलते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। जो क्रियात्मक उद्देश्य था इसी के नीचे आता है, स्तर में आता है, व्यवहार या चिंतन के स्तर में आता है क्रियात्मक उद्देश्य। और इसको हंट के शिक्षण प्रतिमान का शिक्षण इसको बोलते हैं। देखिए जो स्मृति स्तर का ज्ञानात्मक उद्देश्य है इसको बोलते हैं हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग कहाँ किया गया है? स्मृति स्तर में किया गया है। स्मृति स्तर में हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग किया गया है। और बोध स्तर में मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया गया है। और तीसरा जो है व्यवहार चिंतन का जो स्तर है उसको बोलते हैं हंट के शिक्षण प्रतिमान का शिक्षण यह है और इसी को प्रयोग किया गया है इसमें। देखिए सबसे जो निम्न स्तर का स्मृति स्तर को बोलते हैं सबसे निम्न स्तर का शिक्षण स्तर। सबसे निम्न स्तर का शिक्षण स्तर कौन है? स्मृति स्तर है। और सबसे उच्च स्तर का शिक्षण स्तर कौन है? उच्च स्तर का सबसे उच्च स्तर का शिक्षण स्तर है व्यवहार या चिंतन का स्तर। समझ रहे हो आप ना? देखिए इसको आपको लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद पढ़ना पड़ेगा। शिक्षण है ना, तो शिक्षण के हम लोग क्या पढ़े? उद्देश्य पढ़े। शिक्षण का उद्देश्य में क्या था? ज्ञानात्मक उद्देश्य था, बोधात्मक उद्देश्य था और क्रियात्मक उद्देश्य था। तीनों को अलग अलग बोधात्मक स्तर को ब्लूम जी ने दिया था और ज्ञानात्मक को ब्लूम जी ने दिया था 1954 में। और इसके बाद बोधात्मक उद्देश्य था उसको ब्लूम और कैथवाल दोनों लोग ने दिए थे। और तीसरा उद्देश्य था क्रियात्मक उद्देश्य था। क्या था? क्रियात्मक उद्देश्य था। और क्रियात्मक उद्देश्य को सिम्पसन जी ने 1969 ईस्वी में दिया है। और इसी जब यह उद्देश्य जब हो गया तो अब बोला है कि शिक्षण का स्तर क्या है? जो हम लोग का पहला जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य को बताया गया है यह जो शिक्षण है किस स्तर का है? यह शिक्षण जो है स्मृति स्तर का शिक्षण है। जो हम लोग का ज्ञानात्मक उद्देश्य था वो किस प्रकार का स्तर है? वो स्मृति स्तर का वो ज्ञान है। और स्मृति स्तर का जो ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। समझ गए? जो स्मृति स्तर का जो स्तर है उसको हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग कहते हैं। पंचपदीय प्रणाली का उपयोग। देखिए इतना इसमें है ना। अब देखिए जो दूसरा हम लोग पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े थे? दूसरा पढ़े थे बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य जो है किस स्तर का शिक्षा प्रणाली है? यह बोध स्तर का है। यह बोध स्तर का ही शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा उद्देश्य है। समझ गए? शिक्षा स्तर है। और जो लास्ट में हम लोग पढ़े थे क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य जो है किस प्रकार का वो स्तर है, शिक्षण स्तर है? वो जो है व्यवहार चिंतन का स्तर है। और इसको हंट के शिक्षण प्रतिमान का शिक्षण भी कहते हैं। तो अब देखिए इसको भी अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस इनके कैटेगरी को, जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, बोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य है का जो स्तर है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, व्यवहार या चिंतन स्तर, जो कैटेगरीज किया गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो शिक्षण के स्तर हैं इनको कैटेगरी वाइज में हमने बांट दिया है। पहला स्मृति स्तर है। स्मृति स्तर को पंचपदीय प्रणाली बोलते हैं, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। समझ गए?
अब देखिए स्मृति स्तर में क्या है, ये सब जो करेगा ना वो शिक्षक करेगा। शिक्षण के बारे में बताया जा रहा है, जो करेगा शिक्षक करेगा। किसके ऊपर करेगा? विद्यार्थी के ऊपर करेगा। क्या करेगा? प्रस्तावना। पहले प्रस्तावना का मतलब तैयारी करेगा, प्रस्तावना की तैयारी करेगा। इसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करेगा, तुलना व संबंध बताएगा, निष्कर्ष व सामान्यीकरण बताएगा, प्रयोग तथा अभ्यास कराएगा। किसमें है? यह स्मृति स्तर के शिक्षण में। यह जो है कितने 1 2 3 4 5 कैटेगरी में बांटा गया स्मृति स्तर को, और इसको बोलते हैं हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूं, समझ गया आप। और देखिए दूसरा है बोध स्तर। बोध स्तर को भी कैटेगरीज वाइज में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था करना, अभिव्यक्तिकरण। समझ गए? ये शिक्षक करेगा। ऐसे बोध स्तर में अन्वेषण करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा, जो पहले जो किया था प्रस्तुतिकरण। देखिए यहां से प्रस्तुतिकरण इसमें भी है, इसमें भी है ना, लेकिन ये दोनों अलग ढंग से है। उस प्रस्तुतिकरण का मतलब कि जो प्रस्तावना खोज करेगा तो उसको कैसे प्रस्तुत करेगा। इसमें क्या है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मतलब कि उसको कितना बढ़िया ढंग से बताएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन बना सकता है कि अभिव्यक्तिकरण किस स्तर का शिक्षण है? तो बोध स्तर का शिक्षण है। इसमें देखिए 2018 में अन्वेषण पूछा था, यह 2018 में यूपी टेट में, कि जो अन्वेषण है किस प्रकार का बोध स्तर है। बोध स्तर किस स्तर का है? तो बोध स्तर का है। अन्वेषण जो है बोध स्तर का शिक्षण है। क्वेश्चन आया था कि अन्वेषण किस स्तर का शिक्षण है? तो बोध स्तर का शिक्षण है। तो अब देखिए यहां यह प्रस्तुतिकरण है ना, यहां पर भी प्रस्तुतिकरण है। देख लीजिए स्मृति स्तर और बोध स्तर में। तो ये ऐसे पढ़ाएगा बच्चों को। आत्मीकरण करेगा, व्यवस्था करना, अभिव्यक्तिकरण करना। अब यह हो गया बोध स्तर का। फिर चिंतन स्तर का क्या है? समस्या, परिकल्पना, चिंतन मनन और समस्या का समाधान करवा देगा। तो ये जो स्तर जो है कंप्लीट हो गया। शिक्षण का स्तर ऐसे चिंतन स्तर पर कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को जब मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखिए वीडियो तो लंबा बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छे से जो भी था ना इसको मैं लिखते हुए जा रहा हूं ताकि आप लोग कोई परेशानी ना हो, आप लोग अच्छे से नोट कर लें। देखिए जो मैं लिख रहा हूं इसको नोट आप जरूर कीजिए, समझ गए। अब देखिए अगला अब शुरू करते हैं शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण का सिद्धांत। इसको भी खत्म करना है, इसको भी खत्म कर देते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण का सिद्धांत। नोट कर लीजिए इसको। शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत को देखिए। शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कार्मेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर जी ने, दोनों लोग मिलकर किए हैं। और शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांत को हम लोग को पढ़ना है, लेकिन शिक्षण सूत्र की परिभाषा क्या है उसको देखिए क्या है। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है। समझ गए? ये क्या है? शिक्षण सूत्र का परिभाषा है, अर्थ है ना। क्या है? शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शिक्षण सूत्र क्या कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, शिक्षण सूत्र को मैंने यहां पर लिख दिया है। पहला देखिए, इसमें पहला शिक्षण है ज्ञान से अज्ञात की ओर। पहले शिक्षण सूत्र है यह सारा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टोटल हैं। 12 शिक्षण सूत्र हैं और 12 को मैंने यहां पर लिख दिया है और एक एक का मैं डिफिनेशन बता दे रहा हूं। आप लोग फिर बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला क्या है? ज्ञान से अज्ञात की ओर। मतलब शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक क्या करेगा? बालक को ज्ञान देगा। ज्ञान का मतलब कि सूचना देगा, कोई जानकारी देगा,
इसके बाद देने के बाद ज्ञान से अज्ञात की ओर, ज्ञान से अज्ञात की ओर ले जाएगा। जब उसको सारा चीज बताने के बाद अज्ञात की तरफ ले चलेगा। ये नहीं कि जो नहीं जानता उसी को पहले बता देगा, इसके बाद फिर उसको ज्ञान देगा, ऐसे नहीं। पहले उसको आप बोध कराओगे, जानकारी दोगे, अधिक से अधिक सूचना दोगे, जिससे बालक को ज्ञान मिल सके, और उस ज्ञान के बाद फिर अज्ञात की तरफ ले चलेंगे। ज्ञान नहीं, ज्ञात होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, समझिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले उसको ज्ञान करवाएंगे ना, सूचना देंगे, जानकारी देंगे, वही ज्ञात से अज्ञान की तरफ ले चलेंगे। दूसरा जो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मतलब किसी पाठ्य वस्तु को आप टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाने के बाद, थोड़ा थोड़ा पढ़ाने के बाद उसको फिर संश्लेषित करेंगे, मतलब इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके बच्चों को समझाएंगे। पहले क्या करेंगे, किसी सब्जेक्ट को कोई क्वेश्चन है, कोई गणित का प्रश्न है, तो उसको छोटे छोटे स्तर में बताने के बाद, उसको मतलब ज्यादा स्तर में बताने के बाद उसको छोटा छोटा ज्ञान करके फिर उसको संश्लेषण करेंगे। मतलब वही है, आप समझ जाइए, आप समझदार हैं, आप टीचर हैं। अब देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब है कि बालक को पहले आप क्या करेंगे, विशिष्ट मतलब कोई उदाहरण देंगे कि ऐसा काम करने से, उदाहरण से समझाएंगे कि ईमानदारी कितनी अच्छी बात है, यदि कोई काम नहीं किया तो ऐसे होगा। तो पहले उसको उदाहरण देंगे, उदाहरण से देकर इसके बाद आप सामान्य की तरफ जाकर पढ़ाएंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब है, स्थूल जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे रूप में तोड़कर सूक्ष्म की तरफ ले जाएंगे। सरल से जटिल की तरफ, पहले बालक को सरल चीज सिखाएंगे, इसके बाद कठिन चीज सिखाएंगे। वही प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पहले जो बालक जानता है, प्रत्यक्ष जो देखता है, उस प्रत्यक्ष चीज को बालक को बताएंगे, इसके बाद फिर अप्रत्यक्ष की तरफ ले चलेंगे। और देखिए यह क्या है, पूर्ण से अंश की ओर, यह जो है पूर्ण से अंश की ओर, इसका मतलब है कि आप बालक को पहले ना पूर्ण स्थिति बताएंगे। जैसे अभी ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना है, तो अब आपको आंख नाक कान बताना है, लेकिन पहले क्या बताओगे आप, पहले पूरी स्ट्रक्चर बताओगे कि आदमी का शरीर होता है, ऐसे शरीर होता है आदमी का, समझ गए, ऐसे बनाओगे कि यह आदमी है, चाहे कोई बच्चा है, इसकी पूरी बॉडी होती है ना। पूर्ण से अंश की ओर का मतलब कि पूरा इसका शरीर होता है, और इसमें पूर्ण से अंश का मतलब यही है कि इसका ये कान है, या इसका आंख है, नाक है, ओठ है, इसके बाद उसी को बोलते हैं पूर्ण से अंश की ओर। और मैंने आपको पढ़ाया था पूर्ण से अंश की ओर किसने दिया है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है ना। फिर क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर ले चलेंगे। बालक को पहले भाई कुछ जानता नहीं है, उसको बताकर अनिश्चित चीज से फिर निश्चित की तरफ ले चलेंगे। मूर्त से अमूर्त की तरफ, पहले उसको मूर्त वाली चीजों को बताएंगे, वास्तविक चीजों के बारे में बताएंगे, वास्तविक स्वरूप बताएंगे, इसके बाद फिर अवास्तविक स्वरूप उसको बताएंगे। वही चीज है मूर्त से अमूर्त की ओर। और तीसरा है अनुभव से युक्ति संगत की ओर। अनुभव से युक्ति संगत का मतलब यह है कि जैसे आपने बना दिया, यहां पर बना दिया आपने त्रिभुज, तो त्रिभुज आप बना दिए, तो बालक कहेगा कि नहीं त्रिभुज नहीं है, क्या है यह, चतुर्भुज है, समझ गए। तो इसका मतलब अनुभव से युक्ति की संगत, तो बालक का जो अनुभव है, बालक का जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान को लेकर चलेंगे ना। तो जब आप त्रिभुज यहां पर लिखे तो बोलेगा कि नहीं चतुर्भुज है, तो आप कहोगे कि बेटा चतुर्थ मतलब होता है 4, और इसकी 4 भुजाएं हैं। एक जो देखिए, जब बालक चतुर्भुज बोल रहा है तो आप चतुर्भुज ही पढ़ा दीजिए पहले उसको, कि चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, चारों आपस में आमने सामने होती हैं, तो वह जो है चतुर्भुज होता है। जब बालक चतुर्भुज समझ जाएगा तब उसको आप त्रिभुज समझा दीजिए। तो वही चीज है अनुभव से युक्ति संगत की ओर। फिर है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। जब बालक को मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल ढंग से पढ़ाओगे, तो अब जब वो नहीं समझ पाएगा तो वही मनोविज्ञान से फिर तर्क देकर उसको समझाओगे। वही मनोविज्ञान से तर्क की ओर, साइकोलॉजिकल, इसके बाद तर्क की
तर्क देकर पढ़ाओगे। फिर आगमन से निगमन की ओर। आगमन का मतलब देखिए, जो आगमन से निगमन की तरफ है ना, यह जो यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है, और यहां पर दे दिया था दृश्य से अदृश्य तक शिक्षण सूत्र पूछ दिया था ऑप्शन देकर। उसमें था आगमन से निगमन की ओर, ये भी ऑप्शन में था, और ऑप्शन में था दृश्य से अदृश्य तक। तो बच्चे क्या किए थे, दृश्य से अदृश्य तक ज्यादा कर दिए थे, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र को आप लोग याद कर जाइएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं शिक्षण का सिद्धांत। इसके बाद शिक्षण आज हो जाएगा खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए शिक्षण सूत्र का। देखिए दोस्तों, ये शिक्षण का सिद्धांत है। शिक्षण का सिद्धांत मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए यह क्या है, शिक्षण के सिद्धांत मैंने पूरा लिख दिया है। इतना पूरा आप लोग नोट कर जाइएगा। पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए क्या है समन्वय का सिद्धांत। क्या है समन्वय का सिद्धांत है कि विभिन्न, इसमें क्या है कि जब क्लास में जब शिक्षक जब जाएंगे, चाहे आप जाओगे, तो क्या करोगे आप, विभिन्न विषय वस्तुओं का समन्वयकरण करोगे आप। जैसे हम अभी क्लास में आए हैं, जब शिक्षण में स्टार्ट किया तो मैं बताया कि शिक्षण मैंने क्या पढ़ा था, शिक्षण पढ़ा था, फिर शिक्षण के उद्देश्य, नहीं शिक्षण के अर्थ, फिर जो शिक्षण की कितने यह चर होते हैं, शिक्षण की अवस्थाएं, ऐसे बांट के समन्वय करके पढ़ाएंगे। उसी को बोल रहा है समन्वय का सिद्धांत। फिर यहां पर दिया है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत का मतलब है कि बालक जब आप जाओगे क्लास में पढ़ाने के लिए, तो वहां पर कई टाइप के बालक होंगे। जैसे कोई सामान्य बुद्धि का बालक होगा, कोई मंद बुद्धि का बालक है, कोई विशिष्ट बालक है। तो अब इस प्रकार के जो बालक हैं, तो उनको आप ऐसे पढ़ाओगे कि सभी को समझ में आए। समझ गए? तो वही चीज है लचीलेपन का सिद्धांत। आप समझ रहे हो। फिर दिया है पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। पूर्व ज्ञान सिद्धांत का मतलब है कि बालक को आप उसके जो ज्ञान है, उस ज्ञान जो पूर्व ज्ञान है, पहले उस ज्ञान को समझकर इसके बाद आप समझाओगे कि वो क्या जानता है, उस हिसाब से आप पढ़ाओगे। वही चीज है पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। फिर क्या है, फिर दिया है निदानात्मक एवं उपचारात्मक सिद्धांत। निदानात्मक का मतलब है कि वैसे कोई विषय वस्तु जो है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको बढ़िया से बताओगे, इसके बाद उपचार करके बताओगे, तोड़ मोड़ के बताओगे, तो बढ़िया ढंग से उसको बताओगे। वही है निदानात्मक एवं उपचारात्मक सिद्धांत। बाल केंद्रित का सिद्धांत मतलब जब आप क्लास में जब जाओगे, तो आपका जो सब्जेक्ट हो, आपको पढ़ाने का जो तरीका हो, वो बाल केंद्रित होना चाहिए कि जो बालक को समझ में आए। वहां पर जो बालक पढ़ता है, तो बालक के हिसाब से पढ़ाएंगे, उसको केंद्र में रखकर पढ़ाएंगे, बालक को केंद्र में रखकर पढ़ाएंगे। वही चीज है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब है कि आप क्लास में बालक को हमेशा क्रियाशील रखोगे, कि बालक सुस्त ना पड़ जाए। पढ़ाने के टाइम बालक सुस्त ना पड़ जाए, आप उसको बराबर क्रियाशील में रखोगे। कभी क्वेश्चन दे दोगे, कभी क्वेश्चन पूछोगे आप, कभी कुछ करोगे। वही चीज है क्रियाशीलता का सिद्धांत आपके अंदर होना चाहिए शिक्षण के सिद्धांत में। और फिर क्या है, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत पढ़ाना चाहिए। ऐसा सिद्धांत पढ़ाना चाहिए कि बालक को जीवन से रिलेटिव है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कहूंगा कि आप पढ़ो हमसे, आप यूपी टेट निकाल लोगे। जब यूपी टेट निकाल लोगे तो फिर पढ़ाई करोगे मुझसे, तो आप सुपर टेट निकाल लोगे, आप बन जाओगे टीचर। जब टीचर बन जाओगे तब आप पैसा कमाने लगोगे, आपके पास पैसा आने लगेगा, तो आप भौतिक चीजों का प्रयोग कर सकते हो, खरीद सकते हो। वही चीज है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। जैसे शैशवावस्था में बालक कागज की नाव बनाता है, कागज का जहाज बनाता है, उसी से मतलब जीवन से संबंधित चीज हो, उसको बताना चाहिए बालक का। रुचि का सिद्धांत। बालक के रुचि को भी देखना चाहिए कि किसमें पढ़ा रहे हैं, रुचि किस तरह से आ रहा है, उसको रुचिकर करके पढ़ाना चाहिए। वही रुचि का सिद्धांत है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का विषय वस्तु को मतलब रुचिकर पढ़ाएंगे। इस बार निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत का मतलब है कि बालक को जो निश्चित जो यह
बालक को निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि बालक ये समझे कि नहीं ये चीज करने से हमारा ही फायदा होने वाला है। इसीलिए निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत हो गया। चयन का सिद्धांत, और चयन भी सब्जेक्ट को अच्छे से करना है कि जिसे कोई पाठ्यपुस्तक तो होता ही है, उसमें से कोई पाठ्य योजना बना रहे हैं, उसका चयन बढ़िया ढंग से हो कि आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सको क्लास में। वही विभाजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत मतलब पूरे विषय वस्तु को आप लोग क्या करोगे, छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाओगे, वही चीज है विभाजन का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, देखिए इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत में ध्यान में रखकर पढ़ाना होगा, क्योंकि बालक को उसमें कई तरह के बालक होते हैं। जैसे आप दे दोगे कि 2 से 10 तक पढ़ा याद करो, 5 मिनट में चाहे 10 मिनट में मुझको पढ़ के सुना दो, तो कुछ बच्चे होंगे पढ़ के सुना देंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, तो उसी को ध्यान में रखकर पढ़ाना होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत में यह आता है। फिर है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत का मतलब है कि बालक को आप नियोजित करके पढ़ाओगे। क्या करके? नियोजित करके पढ़ाओगे। मनोरंजन का सिद्धांत, बालक को बीच बीच में हंसा खिलाकर पढ़ाते हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, बीच बीच में कुछ बोलकर, चाहे हंसी करके, चाहे गाना गवाकर पढ़वाइए आप। मनोरंजन का सिद्धांत उसको मजा आए। प्रजातांत्रिक आचरण का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक का मतलब होता है कि आप टीचर हो तो जितने सारे बच्चे हैं आपके सामने समान हो, बच्चे जो हो वो आपके सारे समान हो, ना आप उनको जाति के आधार पर उस बच्चों को फीलिंग ना आ पावे कि मैंने जातिगत टिप्पणी न करना है, लैंगिक भी, क्योंकि लड़कियां भी पढ़ती हैं और लैंगिक विभिन्नता पर भी टिप्पणी नहीं कीजिए। मतलब उनको लगे कि नहीं सारे बच्चे ही हैं, उसमें कोई अपने आप को भिन्न न समझे, उसी हिसाब से पढ़ाना है। उसी को बोलते हैं प्रजातांत्रिक आचरण का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रमबद्धता मतलब पढ़ाई को भी क्रमबद्ध से करना चाहिए। फिर आवृत्ति का सिद्धांत, दोहरा देना चाहिए सब्जेक्ट को, वही चीज है। यह क्या है? शिक्षण के सिद्धांत है आपका। इस सारा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट मैं समझ रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। तो अब देखिए भैया, जब हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको एकदम एक एक पॉइंट निकाल कर ला रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट निकाल कर ला रहा हूँ कि नहीं, इसके बाद जो लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन आने वाला है, ये नहीं कि नहीं आने वाला है, ये भी नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं सही पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समझ गए, सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।